में डिफरेंस क्या होता है? We basically had studied in the organic portion more about carbon and the relation, hydrocarbon and the relation between and the compounds it forms. And on the organic compounds, we usually have the other compounds which do not include the carbon atoms. So basically Yes. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हम लोग लिविंग सोर्सेज से, जब पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई थी तो उस टाइम पर ये बोला गया था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली लिविंग सब्सटेंसेस से हमें मिलते हैं, जैसे कि प्लांट्स आ गए, जैसे कि हमारे पास एनिमल्स आ गए। तो प्लांट्स और एनिमल्स से जो भी हम लोगों को कंपाउंड्स मिलते हैं, जो भी हम कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं, वेदर इट बी प्रोटीन्स, वेदर इट बी लिपिड्स, वेदर इट बी डीएनए, या उनकी स्किन ही देख ले हम लोग, जितनी भी कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स, जितने भी टिश्यूज हैं हमारे पास एनिमल्स के, प्लांट्स के, या जो भी एक्सट्रैक्ट करते हैं हम उनसे, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और जब उनको स्टडी करा गया, उन सब कंपाउंड्स के अंदर एक चीज हमें मिली, विच वाज योर कार्बन एटम। ठीक है, इसीलिए इन कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। ये पहले की डेफिनेशन, जब बिल्कुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई थी। और ये कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लैब में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अगर आपको सिंथेसाइज करना है तो आपको लिविंग सोर्सेज ही लेना पड़ेगा, यानी प्लांट्स लेना पड़ेगा या एनिमल्स लेने पड़ेंगे। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात आई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जनरली इन्वॉल्व सॉल्ट्स, जैसे कि NaCl हो गया, या आयनिक कंपाउंड्स की बात कर लेते हैं। अब इनके सोर्सेज क्या है? इनके सोर्सेज है इनऑर्गेनिक सोर्सेज या नॉन लिविंग सोर्सेज, जैसे रिवर आ गई, जैसे सी वाटर आ गया, जैसे रॉक्स आ गए, आपके पास बहुत सारे मिनरल्स हो गए, सॉइल हो गई। तो ये सारे जो नॉन लिविंग सोर्सेज हैं, यहाँ से हम लोगों को क्या मिलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। और जो इनके बीच में बॉन्डिंग होती है, जनरली आयोनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा आयोनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, आयन से बनती है, मेटल से, नॉन मेटल से बनती है। वेराज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। यस मैम। राइट। तो ये हम वैसे डिटेल में भी डिस्कस करने वाले हैं कि क्या आयोनिक बॉन्डिंग होती है, क्या कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। बट एनीवेज, एक बेसिक डिफरेंस था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। अब यहाँ पर आ जाता है कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट थे अब हमारे पास जिन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस लैब में शुरू कर दी थी, जिसमें से पहला साइंटिस्ट था हमारे पास वोलर। एफ वोलर ने क्या करा था? इसने एक इनऑर्गेनिक सोर्स लिया था जिसका नाम था अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट का देखो स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पर, NH4CnO। एक इनऑर्गेनिक सोर्स था, एक लैब में एक सॉल्ट मिलता है, ये कंपाउंड मिलता है हम लोगों को, और उसने इस पर्टिकुलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन करी, विच वाज कॉल्ड एज यूरिया। यूरिया कहाँ कहाँ मिलता है? यूरिया बेसिकली आपके ह्यूमन बॉडी के यूरिन में मिलता है। तो उसने Yes, एक इनऑर्गेनिक सोर्स लिया और उस इनऑर्गेनिक सोर्स से उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी की, जिसके बाद ये डेफिनेशन गलत हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ आपको ऑर्गेनिक सोर्सेज से मिलते हैं। उसने इनऑर्गेनिक सोर्स लैब में बना दिया ये पर्टिकुलर कंपाउंड। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या हो गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो सारे कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन सारे कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। लिविंग सोर्सेज वाली डेफिनेशन हटा दी गई क्योंकि हम इसको नॉन लिविंग सोर्सेज से भी बना सकते हैं। इसके बाद कोल्ब आया हमारे पास। कोल्ब में क्या करा? एसिटिक एसिड की ऐसे ही सिंथेसाइज करा उसने विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्सेज। फिर बर्थलॉट आया, इसने मीथेन की सिंथेसिस करी विद द इनऑर्गेनिक सोर्स। अब क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास डिस्कवर हो गए हैं फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज, हेंस जो डेफिनेशन थी वो ये कही गई कि कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को ही हम हाइड्रोकार्बन्स एंड इनफैक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हम लोग बाद में बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपके पास? मैम। ठीक। अब कार्बन के अंदर दो प्रॉपर्टीज होती हैं, या कार्बन क्यों इतना पढ़ा जाता है? व्हाई ओनली अ चैप्टर बेस्ड ऑन कार्बन? कार्बन के ऊपर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इनफैक्ट 11th में आप एक और चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने वाले। उसके बाद 12th में आओगे तो आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं जो कि सिर्फ कार्बन से रिलेटेड है या कार्बन की केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो बेसिक क्यों इतना पढ़ा जाता है इस पर्टिकुलर कंपाउंड को? क्योंकि इसके अंदर एक तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है। कार्बन एक सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी दिखाता है और एक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिखाता है। तीसरी चीज इसके कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं। कार्बन किसी भी एलिमेंट के साथ, ऑलमोस्ट एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड बनाता है और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जैसे कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बनाया,
नेचर में बहुत प्रोमिनेंट है। कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, और ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड भी होते हैं, वेयर एज मल्टीपल बॉन्ड्स भी होते हैं। डबल बॉन्ड के फॉर्म में मिल गया आपको, या ट्रिपल बॉन्ड के फॉर्म में भी मिल गया। कार्बन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बनाता है, यानी एक कार्बन आटम डिफरेंट कार्बन आटम्स के साथ ज्वाइन करता है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग चेन्स। यानी 2 कार्बन आटम की भी चेन हो सकती है, 3 कार्बन आटम भी एक साथ लिंक कर सकते हैं, 4 कार्बन आटम भी लिंक कर सकते हैं, अप टिल 1000 कार्बन आटम्स, 2000, 10,000, इतनी लंबी लंबी कार्बन की चेन्स भी अवेलेबल है नेचर में। और ये प्रॉपर्टी नेचर में कोई और एलिमेंट नहीं शो करता। सो दिस प्रॉपर्टी, Zahra, am I audible? Yes, ma'am, you're all on. Okay. सो कार्बन की ही स्पेशल प्रॉपर्टी है जो सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। ओके, इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन दिखाता है। बहुत अच्छा एलिमेंट, मतलब बहुत एक कह सकते हैं यूजफुल एलिमेंट है। हमारे पास पॉलीमर्स होते हैं, जैसे टेफ्लॉन हो गए, या आपके पास आपने पॉलीविनाइल क्लोराइड देखा हो, या पीवीसी के जो पाइप्स होते हैं, या आपने पॉलीथीन देखा हो। ये सारे क्या है, पॉलीमरिक कंपाउंड्स हैं। नायलॉन हो गया आपके पास, ये सारे कंपाउंड्स क्या है आपके पास, पॉलीमर्स होते हैं। नेचर में आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। सेल्यूलोस हो गया, सेल्यूलोस भी एक पॉलीमर है। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या है आपके पास, पॉलीमर्स हैं। किससे बने, कार्बन से बने। कार्बन की लंबी 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 चेन्स हैं, जिसके बाद हमें ये कंपाउंड दिखता है। हेंस कार्बन इज स्टडीड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। तो कैटिनेशन कार्बन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज, कार्बन एक और प्रॉपर्टी दिखाता है जिसको बोला जाता है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रा मींस 4, वैलेंसी मींस उसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, राइट। अब हम सेकंड चैप्टर पढ़ के आ चुके हैं। आप मेरे, आई होप आपने सेकंड चैप्टर पढ़ लिया है, या फर्स्ट चैप्टर इनफैक्ट आपने पढ़ लिया है, और उसमें आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। सेकंड चैप्टर में था ये, जब हम लोगों ने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे। पढ़ा है आपने सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में? जी मैम। ठीक है, तो उसमें कार्बन की जो आपको पता हो एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, तो आप लिखते हो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p। लिखते हैं हम इसको ऐसे, यस और नो? Yes, ma'am. 1s2, 2s2, 2p2. 2p2। सो कार्बन जिसकी वैलेंसी है 6, हम लिखते हैं इसको 1s2, 2s2, 2p। यानी इसकी वैलेंस शेल विच इंक्लूड्स बोथ दी सब शेल्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 electrons. कार्बन एक बार में कितने बॉन्ड्स बना सकता है? कार्बन एक बार में 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 4 से ज्यादा बॉन्ड्स ये नहीं बना। सो कार्बन हैज द टेंडेंसी टू फॉर्म 4 bonds, hence it is called as a tetravalent compound। यानी इसकी 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड्स एक बार में बना। यहाँ पर बॉन्ड बनाएगा तब इसकी बात करें। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं कार्बन की। एक तो कार्बन कैटिनेशन शो करता है, दूसरा कि कार्बन जो है हमारे पास एक टेट्रावैलेंट कंपाउंड होता है। 2 प्रॉपर्टी, राइट? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हाइब्रिडाइजेशन को। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है और हाइब्रिडाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑल्दो थर्ड चैप्टर में पढ़ के आए हुए हो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, लेकिन मैं फिर से पढ़ाऊंगी क्योंकि मुझे जरूरत है पढ़ाने की, और मुझे पता होना चाहिए कि sp3, sp2, sp क्या होता है। आधे बच्चे ऐसे ऊपर से रिवाइज करके आते हैं। ठीक है, समझोगे? जी मैम। ठीक है, चलो अब हम कार्बन की बात करते हैं। ये है कार्बन आटम इन दी ग्राउंड स्टेट। कार्बन आटम इन दी ग्राउंड स्टेट, अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है कि जी एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2 और 2p2। सबसे पहले मैंने क्या करा, इसकी सिर्फ यही वाली शेल्स को बनाना शुरू करा। इसकी सिर्फ यही वाली शेल्स को बनाना शुरू करा। एक आया जी आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स s ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास आए p ऑर्बिटल। अब कार्बन के पास आती है 4 हाइड्रोजन। 4 हाइड्रोजन आई,
और इन 4 हाइड्रोजन्स ने कहा कि हमें कार्बन तेरे साथ बॉन्ड बनाना। चारों हाइड्रोजन ने कार्बन से बोला कि हमें तेरे साथ बॉन्ड बनाना। कार्बन ने कहा मेरे पास यार अभी तो देखो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो खाली पड़े हुए हैं, मतलब हाफ फिल्ड है, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में वो फुली फिल्ड है। तो अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्ड नहीं बना सकते, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते। तो इसके लिए क्या कहा गया, कार्बन ने कहा चलो ऐसा करता हूं, मैं एक्साइटेशन कर लेता हूं अपनी। एक्साइटेशन मतलब हाई एनर्जी में चला जाता। तो कार्बन अब बन गया कार्बन स्टार। जो स्टार है इट इज रिप्रेजेंटिंग एक्साइटेड स्टेट ऑफ द कार्बन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका एक इलेक्ट्रॉन उठ के इसकी अनपेयर्ड या सॉरी वेकेंट शेल में शिफ्ट हो जाता है। तो अब जो नई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वो आई कुछ इस तरीके से कि एक यहां पर अनपेयरिंग हो गई, एक यहां पर अनपेयरिंग हो गई, एक यहां इलेक्ट्रॉन आ गया और एक यहां पर इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन ने कहा देखो हमारे पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है इन आवर वैलेंस शेल। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इन द वैलेंस शेल। और कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एटम देगा, और इसको हम सेंटर में रख देंगे। तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। तो यहीं पर ये भी चीज हुई, हाइड्रोजन आया एक, इसने अपना इलेक्ट्रॉन रखा यहाँ पर और इसकी फॉर्मेशन हुई कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा हाइड्रोजन आया, इसने भी बनाया कोवेलेंट। तीसरा हाइड्रोजन आया, इसने भी क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। और चौथा हाइड्रोजन आया, इसने भी बनाया कोवेलेंट। ठीक है, 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। लेकिन जब ऐसा हुआ तो इन चारों हाइड्रोजन्स की हो गई आपस में लड़ाई। क्यों लड़ाई हो गई, इन्होंने कहा कि देखो इस वाले हाइड्रोजन को तो मिल रहे हैं s के इलेक्ट्रॉन्स, और जो हम 3 ऑर्बिटल्स हैं या हम 3 हाइड्रोजन हैं हमें मिल रहा है p ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉन। हमारे वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी में है क्योंकि न्यूक्लियस से ये दूर है, p शेल दूर होती है इन कंपैरिजन टू दी s शेल, तभी हम s पहले फिल करते हैं बाद में p फिल करते हैं। तो जो हमारे वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी तो एनर्जी ज्यादा है, और जो ये वाला हाइड्रोजन है इसको कम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ये वाला बॉन्ड जो है ज्यादा स्थिर। तो इन हाइड्रोजन के बीच में आपस में लड़ाई है। अब इस प्रॉब्लम को सॉर्ट कैसे करें, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट भी कार्बन खुद ही करता है। कार्बन कैसे सॉर्ट करता है इस प्रॉब्लम को, बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले वो इन ऑर्बिटल्स की, अपने एक s ऑर्बिटल की और अपने 3 ऑर्बिटल्स की कर देता है मिक्सिंग, आपस में इनको मिक्स कर देता है। और क्या बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्योंकि 4 मिक्सिंग हुई है, 4 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हुई है, एक s और 3 p की, तो 4 ऑर्बिटल्स बनाए और चारों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अब उसने कर दी सेम। इन ऑर्बिटल्स को क्या कहा जाता है, इन ऑर्बिटल्स को कहा जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। बात समझ में आ गई थी। इसने क्या करा, बॉन्ड बनाने से पहले मिक्सिंग कर दी अपनी ऑर्बिटल्स की, कहा कि इन सारे ऑर्बिटल्स को मैं मिक्स कर देता हूं, और मिक्सिंग से क्या होगा, इन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम, sp3 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 और sp3, इन चारों ऑर्बिटल्स को sp3 ऑर्बिटल कहा। और अब इसने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हर एक में रख दिया। अब जब इसके पास हाइड्रोजन आएंगे, 4 हाइड्रोजन आए, एक एक हाइड्रोजन अपना अपना इलेक्ट्रॉन रखेगा, और चारों हाइड्रोजन्स की एनर्जी या कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की जो एनर्जी होगी वो होगी अब इक्वल एनर्जी। तो अब इनके बीच में लड़ाई नहीं। इतनी बात समझ में आ गई मेरे को, आई होप। Yes, ma'am. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। ये जो बॉन्ड बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने, या ये जो स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, ये बनाया है मैंने CH4 का, जो कि है मीथेन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मीथेन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, जिसमें एक कार्बन के पास 4 हाइड्रोजन अप्रोच कर, और जब इन्होंने अप्रोच करा तो क्या हुआ कि इस केस में चारों हाइड्रोजन ने एक एक सिंगल बॉन्ड बनाया और रिजल्ट करा इन द फॉर्मेशन ऑफ 4 कोवेलेंट बॉन्ड हैविंग इक्विवेलेंट एनर्जी। दिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन।
sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एक s ऑर्बिटल मिक्स हुई है और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हुई। जितनी ऑर्बिटल्स मिक्स होंगी उतने ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, 4 मिक्सिंग हुई है ऑर्बिटल्स की तो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बने। बात समझ में आ गई मेरी थी? जी मैम। तो वो सिग्मा बॉन्ड भी हो सकते हैं और वो पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो हम अभी आगे देखेंगे। इतना मेरे ख्याल से मीथेन का स्ट्रक्चर तुम्हें समझ में आ गया। जी जी मैम। ठीक है, अब हम आते हैं एक मॉलिक्यूल जिसको बोला जाता है ईथीन। ईथीन, ईथीन का स्ट्रक्चर होता है, अगर 10th क्लास में पढ़ा हो तो कार्बन और कार्बन के बीच में होते हैं जी डबल बॉन्ड, और ये होता है हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। ठीक है, ईथीन का स्ट्रक्चर होता है। और इसकी हाइब्रिडाइजेशन जो भी आपने पढ़ी होगी जब ये चैप्टर करा होगा तो बोला गया था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब मैम इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन कैसे? इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन अभी मैं समझा। अब हम कंसीडर करेंगे 2 कार्बन के एटम, एक ये रहा कार्बन 1 और एक ये रहा कार्बन 2। दोनों की ग्राउंड स्टेट अगर मैं लिखूं तो आपको पता ही है 2s2 और क्या है 2p। तो ये हो गया, मैं 2p2 है ना, तो 2s2 इसका भी 2p। ग्राउंड स्टेट दोनों की बना रही हूँ मैं 2p। एक एक 2 इलेक्ट्रॉन इधर रखे, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन। सेम वेज यहाँ पर भी ये हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन ने रखे और एक एक इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ। अब जब इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू करी, मैं सबसे पहले देख ही पा रही हूँ कि हर कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स तो बना ही रहा है, सॉरी 4 बॉन्ड्स तो बना ही रहे, टेट्रावैलेंट है। तो इसको एनीवेज एक्साइट तो करना ही पड़ेगा अपना, बिना एक्साइटेशन के काम नहीं चले। तो कार्बन गया कार्बन 1 स्टार में और कार्बन 2 गया कार्बन 2 स्टार, जिससे क्या हुआ, s इलेक्ट्रॉन उठा और जाके कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से बन गई। इतनी बात समझ में आ गई? जी मैम। अब होनी है इनके बीच में बॉन्ड की फॉर्मेशन, बॉन्ड बनाने हैं अब मुझे इन दोनों के बीच में। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होगी और मिक्सिंग होगी। मैं ऐसे ही इनके बीच में बॉन्ड नहीं बना दूंगी क्योंकि ये हैं s के इलेक्ट्रॉन्स और ये हैं p के। मिक्सिंग करने से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर कार्बन एटम को कितने हाइड्रोजन चाहिए या कितने सिग्मा बॉन्ड्स बना और कितने पाई बॉन्ड बना। मैंने देखा इस पर्टिकुलर कार्बन ने एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, एक और बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रखा है, पर इसने 2 बॉन्ड बना रखे हैं इस साथ वाली कार्बन के, 2 बॉन्ड बना रखे। ठीक है, यानी 2 p ऑर्बिटल्स मिक्स हो रही है। इसका नाम है px, इसका नाम है py, इसका नाम है p। 2 बॉन्ड्स तो वो कार्बन के साथ ही बना रहा है, एक बॉन्ड उसने बनाया हाइड्रोजन के साथ, इसने बनाया एक हाइड्रोजन के साथ, इसने बनाया एक हाइड्रोजन के साथ। सेम वे दूसरी वाली कार्बन ने बनाया एक हाइड्रोजन के साथ और इसने भी बनाया एक हाइड्रोजन। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं मैम। अब इन दोनों बॉन्ड्स को बेसिकली मुझे एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर क्या हुआ। देखो जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ पर आपने p ऑर्बिटल अगर पढ़े हो, p ऑर्बिटल ये है सेंटर में कार्बन और ये है सेंटर में कार्बन, आप मुझे देख पा रहे हो ना? जी मैम। ठीक है, तो सेंटर में जो जहां पर मेरी फिस्ट है ये मेरा कार्बन एटम रिप्रेजेंट करा और ये भी मेरे पास कार्बन एटम रिप्रेजेंट। जो रेड वाली लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है बॉन्ड फॉर्मेशन विद द px ऑर्बिटल। तो यहाँ पर जो है x ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही थी, यहाँ पर जो है देखो x ऑर्बिटल ओवरलैप कर रही है कार्बन 1 की, और यहाँ पर भी कार्बन की px ऑर्बिटल ओवरलैप कर। तो जिस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई और इनके बीच में बॉन्ड। बाकी 2 p ऑर्बिटल्स कौन सी होती है, pz, यानी यहाँ वाला जो pz ऑर्बिटल था इसको मैंने ब्लू वाले बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर रखा है और इसका भी ये pz ऑर्बिटल। ठीक है, और जो ग्रीन वाला बॉन्ड है ये मेरे को रिप्रेजेंट कर रहा है py ऑर्बिटल, ये है py ऑर्बिटल और सेम वेज ये है py ऑर्बिटल। अगर px ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं या हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है, इनके बीच में एक दूसरे से हेड ऑन कोलाइड कर रहे हैं, तो ये
और ये वाले बॉन्ड कोलाइड नहीं कर सकते या एक दूसरे से इस तरीके से ज्वाइन नहीं हो सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ क्या है 90 डिग्री पर। तो इनके बीच में कैसे बॉन्ड फॉर्म करूं? अगर इन दोनों कार्बन एटम्स के बीच में मुझे एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो कैसे फॉर्म करूं? करने के लिए इनकी अब लेटरल ओवरलैपिंग करूं, इसको कहते हैं लेटरल ओवरलैप। थोड़ा सा झुका दूंगी दोनों को और लेटरल ओवरलैपिंग सेम वे, ठीक है, दिख रहा है ये लेटरल ओवरलैपिंग? जी मैम। इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। जब ऑर्बिटल्स अब सीधे सीधे हेड ऑन ओवरलैप नहीं कर सकती, तो अब जब दूसरा बॉन्ड बनेगा तो वो बनेगा पाई बॉन्ड, और इसको बोलते हैं पाई ओवरलैप या लेटरल ओवरलैप। तो इस केस में अगर ऐसे ओवरलैपिंग करती है तो डबल बॉन्ड बन जाता है। अगर ये वाली ऑर्बिटल्स भी ओवरलैप कर जाती हैं इन द बाई डायरेक्शन, तो इसकी वजह से फॉर्मेशन होती है मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड। तो इन्होंने ओवरलैप करा ट्रिपल बॉन्ड, इन्होंने भी ओवरलैप कर दिया, ये देखो ये तीनों बॉन्ड्स ओवरलैप कर गए, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। कोई दो करती हैं तो इसको कहते हैं डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। बात समझ में आ गई? जी मैम। तो कार्बन का जो पहला बॉन्ड था उसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड, जो कि कैसे फॉर्म होता है हेड ऑन ओवरलैप। और जो दूसरा बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग से, यानी उसको लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं। बात समझ में आ गई? यस मैम। अब हम खाली सिग्मा बॉन्ड को कंसीडर करते हैं इन द हाइब्रिडाइजेशन। जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन लिखनी हो किसी भी एलिमेंट की, तो खाली सिग्मा बॉन्ड्स को कंसीडर किया जाता है। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हर कार्बन में? एक सिग्मा बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड ये वाला, दूसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला, और तीसरा सिग्मा बॉन्ड ये वाला। 3 ऑर्बिटल्स मिक्स हुई, एक s और 2 p ऑर्बिटल्स ने मिक्स करा। हेंस इथीन में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गई बात क्यों sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है? यस मैम। दोबारा से समझा दूं एक बारी? एक टाइम प्लीज रिपीट कीजिए एक बार एक दोबारा बार। से repeat करती हूँ। ठीक है, दोबारा से क्लीन करके मैं दोबारा से समझाती हूँ। देखो, इथीन मॉलिक्यूल की हम फिर से बात करते हैं। इथीन मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्ड CH2 इसका स्ट्रक्चर होता है, और मुझे इस डबल बॉन्ड को एक्सप्लेन करना है। मैंने क्या करा, मैंने कार्बन इन दी ग्राउंड स्टेट सबसे पहले कंसीडर करा था C1 और C2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है मुझे 2s2 और 2p2। तो ये थी मेरे पास ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों कार्बन एटम्स की, इस तरीके से। इसके बाद मुझे क्या करना था, मैंने कहा इनके बीच में मुझे बॉन्ड बनाना है, और मुझे पता है कार्बन जो है टेट्रावैलेंट होता है, तो इसको 4 वैलेंसी फ्री चाहिए, यानी 4 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल फ्री चाहिए, कोई भी डबल या पेयर्ड नहीं होना चाहिए। तो अब पेयरिंग हटानी है तो इसको एक्साइट करना पड़ेगा, यानी इसको हाई एनर्जी में डालना पड़ेगा। तो हम बाहर से एनर्जी देते हैं या कार्बन खुद ही हाई एनर्जी में चला जाता है और क्या करता है, अपने इन इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर करता है और क्या करता है, शिफ्टिंग कर देता है इलेक्ट्रॉन्स की हायर एनर्जी स्टेट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास शिफ्ट हो। अब यहाँ पर क्या होता है, कार्बन कहता है देखो मेरा स्ट्रक्चर CH2 और CH2, और यहाँ पर डबल बॉन्ड मैंने कार्बन के साथ, यानी एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन अप्रोच कर, 2 ही हाइड्रोजन अप्रोच कर रहे हैं। 2। तो यहाँ पर तो एक हाइड्रोजन आया, इसने अप्रोच करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। इस वाली एक और हाइड्रोजन आया, इसने भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया, जो कि सिग्मा बॉन्ड। सेम वेज यहाँ पर एक हाइड्रोजन आया इस वाली के पास, इसने भी एक कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आया और इसने भी एक कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन। अब हमें बात करनी है कार्बन और कार्बन के बीच के प्रेजेंट डबल बॉन्ड। तो इस केस में मैंने कहा था, आप देख सकते हो ये भी p ऑर्बिटल में प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन है और ये भी एक p ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन। सपोजिटली इट इज द px ऑर्बिटल या px का नाम दे दीजिए px ऑर्बिटल। अब जब ये px ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे या कार्बन और कार्बन जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले इनकी टेंडेंसी होगी हेड ऑन ओवरलैप। ये px ऑर्बिटल आई, ये px ऑर्बिटल आई, और इन दोनों ने एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करी px ऑर्बिटल।
सो दिस टाइप ऑफ बॉन्ड जो हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, इसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। तो किन्हीं दो एलिमेंट के बीच में जब भी पहला बॉन्ड बनता है उसको हम सिग्मा बॉन्ड, किन्हीं दो एलिमेंट, यहाँ पर हम कार्बन हाइड्रोजन भी बॉन्ड देख रहे हैं, तो पहला बॉन्ड जो उनके बीच में बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो कि हेड ऑन ओवरलैपिंग से। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना वो बना सिग्मा। बात आई कार्बन और कार्बन के बीच में एक और बॉन्ड बन रहा है, दो बॉन्ड में देख पा रही हूँ इथीन के केस में डबल। तो अब डबल बॉन्ड दिखाने के लिए मैं इनको स्ट्रेट लाइन में तो मिक्स नहीं कर सकती ऐसे, क्योंकि फिर तो इतनी ज्यादा रिपल्शन हो जाएगी। तुम ये बात कर रहे हो कि एक्स एक्सिस को वाई एक्सिस में मिक्स कर दूं, ये हो ही Yes, नहीं, ma'am. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि दो एक्सिस 90 डिग्री पर एक दूसरे। तो इन जी दोनों ऑर्बिटल्स की मैं कैसे ओवरलैपिंग कराऊं? इन दोनों ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग करवाने के लिए मैं इनकी लेटरल ओवरलैपिंग कराती हूँ, यानी इनको थोड़ा थोड़ा झुका देती हूँ, लेटरल ओवरलैपिंग करा देती हूँ, और ऊपर ऊपर से pi इलेक्ट्रॉन्स जो bond. है वो एक दूसरे से ज्वाइन कर जाती हैं। एंड दिस टाइप ऑफ फॉर्मेशन या दिस टाइप ऑफ बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग, इज रेफर्ड टू एज पाई बॉन्ड की। Pi bond. तो जो दूसरा बॉन्ड फॉर्म हुआ इन दोनों के बीच में, उस बॉन्ड को बोला गया पाई। ठीक है, इतनी बात जी समझ में? अब मुझे जी जी निकालनी है इस पर्टिकुलर एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम उन सारी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट किया है। एस ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट किया है और पी ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया। पर कौन सी ऑर्बिटल्स कंसीडर करनी है? मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड वाली ऑर्बिटल की कंसीडरेशन करनी है। पाई बॉन्ड को मैं इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन या इन दी हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करती। तो मेरे पास एक एस ने पार्टिसिपेट करा था और दो पी ने पार्टिसिपेट करा था सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन में। हेंस इथीन मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp2 हाइब्रिड। ठीक है, तो दिस yes हाइब्रिडाइजेशन ma'am. इज sp2। इतनी बात समझ में आ गई कि क्या है जी हाइब्रिडाइजेशन। मैम. तीसरा जो स्ट्रक्चर आता है वो है मेरे पास इथाइन का। यही मैं ट्रिपल बॉन्ड की भी अब डिस्कशन बता देती हूँ, यहीं पर ही जब हमने इथीन कर ही लिया है तो इथाइन की भी बात की। इथाइन यानी कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और एक एक हाइड्रोजन। पूरी स्टोरी वही चलेगी, कार्बन ग्राउंड स्टेट में था, अब उसको एक्साइट करेंगे, कार्बन 1 एक्साइटेड स्टेट में गया, कार्बन 2 एक्साइटेड स्टेट में गया, तो ये आया कार्बन 2s2, और इसके होना जो चाहिए था अभी एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले। सेम वे इसकी एक्साइटेड स्टेट मैंने इस तरीके से बना। क्या करना है? पहला बॉन्ड बनाना है, पहले तो हाइड्रोजन के साथ ही बनाएगा। तो ये लो, इस वाले कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बना लिया, इस वाले कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बनाया, तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया, ये वाला सिग्मा बॉन्ड तो कंप्लीट। दूसरा बॉन्ड, अब जो बाकी के 3 बॉन्ड्स हैं वो कार्बन के साथ ही बन रहे हैं। पहला बॉन्ड कौन सा होगा? पहला बॉन्ड होगा सिग्मा बॉन्ड, जो कि px ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बना। दिस इज px, दिस इज, कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड। Sigma bond. तो ये सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। दूसरा बॉन्ड पाई Pi बॉन्ड, bond. तीसरा बॉन्ड फिर से एक और पाई। Pi bond. ठीक है, तो जो बाकी के जो दोनों बॉन्ड्स थे वो थे आपके पास पाई बॉन्ड। ये बना पाई बॉन्ड, ये बना पाई बॉन्ड। sp hybridization. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन है आपके पास sp हाइब्रिड। sp. इतनी बात समझ में आ गई? sp3, जी मैम. sp2 और sp हाइब्रिड। ठीक है, अब इसी बात से जी एक और मैम. बात समझ लो। अगर दो एलिमेंट्स के बीच में, जैसे हम इस कार्बन कार्बन की बात करें, ये इथेन का स्ट्रक्चर, ये वाला जो बॉन्ड लेंथ होगा ये होगा बहुत लंबा। ये वाला जो बॉन्ड होगा, ये जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा, ये होगा सबसे लंबा। जैसे ही इसके बीच में बनेगी सिग्मा पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी इथीन की बात करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक। अब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आपने अपने फ्रेंड को एक हाथ से पकड़ा था, तो हमारा जो अब बॉन्ड दोनों था हाथ से वो कंपैरेटिवली वीक था। आपने एक झटका मारा, वो बॉन्ड टूट गया। टूट अब गए. आपने अपने फ्रेंड को दोनों हाथों से पकड़ रखा है, एक है सिग्मा बॉन्ड और एक है पाई बॉन्ड।
दो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं, ये देखो सपोज मैंने पाई बॉन्ड, अभी मैं इसका ऑर्बिटल नहीं बना सकती, रुक जाओ, पाई बॉन्ड बना दिया, सिग्मा बॉन्ड से भी जोड़ रखा है और एक पाई बॉन्ड से भी मैंने इन दोनों बॉन्ड्स को जोड़ दिया। तो ये बॉन्ड की जो लेंथ है, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड दो हाथ से पकड़ रखा है, अब मेरा और मेरे फ्रेंड का हाथ तोड़ के दिखाओ तुम, ज्यादा एनर्जी लगेगी, पहले मैं एक बॉन्ड तोड़ूंगा फिर दूसरा हाथ तोड़ूंगा, तो मेरे को एनर्जी ज्यादा लग गई। तो इस केस में क्या हुआ, मेरे को हाई एनर्जी स्टेट में चाहिए, ये है हाई एनर्जी। तो ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ गई, और बॉन्ड की जो लेंथ है वो भी कम है। जब आप दोनों हाथों से पकड़ोगे तो अब हम इतनी दूर नहीं जा सकते जो पहले पोज मार रहे थे कि एक जना उधर घूम रहा है और एक जना इधर घूम रहा है और एक हाथ से पकड़। अब हमने जब दोनों को ज्वाइन कर लिया तो हमारा बॉन्ड लेंथ छोटा हो गया, हो जाता है कि नहीं हो जाता? जी जी। तो बॉन्ड लेंथ भी छोटा हो गया और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़। सेम वे ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, अब आपने एक पैर और जोड़ लिया, एक दूसरे से पैर भी लगा के बैठ गए, तो इन दैट केस क्या होगा, बॉन्ड का लेंथ और भी ज्यादा छोटा हो गया और बॉन्ड की स्ट्रेंथ और भी ज्यादा इंक्रीज। सो मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ आपके पास ट्रिपल बॉन्ड में आ जाती है और बॉन्ड लेंथ जो है सबसे छोटी है। एम आई क्लियर अप टिल नाउ? यस मैम। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल की होती है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर ही फिलहाल ओवर करते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स तुम्हें समझा दिए, एक तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने समझा दी है और एक सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम क्लास यहीं पर ही खत्म करते हैं और जो भी आपका आउटपुट होगा एक बारी इंस्टीट्यूट वालों से ना आप बात कर लीजिएगा, ठीक है? ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द सेशन। ओके।